अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करने लग गया। सोवियत यूनियन ने 200 के करीब पावर प्लांट्स बनाए। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इनमें से एक था। ये यूक्रेन में वाक़या है और इसका ऑफिशियल नेम व्लादिमीर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 26 अप्रैल 1996 रात 1:10 के आसपास चेरनोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिएक्टर के ऊपर की लिड हिलने लग जाती है और पूरे पावर प्लांट में इसके शॉक वेव्स महसूस किए जाते हैं। वहां काम करने वालों को लगता है कि रिएक्टर नंबर 4 के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसे बंद करना पड़ेगा। 1:23 AM पे एक वर्कर जल्दी से रिएक्शन को रोकने वाले इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबाता है, जिससे कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाती और रिएक्शन को होने से रोक देती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बटन दबाने के फौरन बाद कंट्रोल रॉड्स अंदर घुस तो गई, लेकिन उनके अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाके से पूरा रिएक्टर नंबर 4 आग की लपटों में घिर जाता है, जहां पे डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है। वो आग की मदद से हवा में फैल जाता है और इतनी मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में रिलीज होता है जो 400 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर है। इस तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिराए गए थे वहां आज इंसान आबाद है, लेकिन चेरनोबिल कई सदियों तक ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड जोन रहेगा। ये हादसा आज तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। इससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव डस्ट जो था वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि स्पेन से स्वीडन तक पूरे यूरोप में इसके असरात देखने को मिले। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश तक हुई। रेडियो एक्टिव डस्ट हर तरफ फैल जाती है और जब ये डस्ट जमीन के ऊपर आके सेटल होती है, जमीन पे गिरती है, तो घास, पेड़, फल, पौधे, हर चीज पे इसके असरात देखने को मिलते हैं। हत्ता कि वो गाय जो इस घास को खाती है उसके दूध और उसके गोश्त में रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और उनका दूध पीने से हजारों की तादाद में बच्चे जो थे वो थायराइड कैंसर का शिकार हो जाते हैं। मेरा नाम है अब्दुल मोहसिन अनवर और आप देख रहे हैं पीच इनसाइडर के चेरनोबिल डिजास्टर का पहला हिस्सा। You are dealing with something that has never occurred on this planet before. आज हम इसी चेरनोबिल डिजास्टर पे बात करेंगे कि ये हुआ कैसे, वो क्या वजूहात थी जो इसका सबब बनी और इसके क्या असरात देखने को मिले। चेरनोबिल यूक्रेन का एक छोटा सा शहर है और न्यूक्लियर पावर प्लांट इस शहर से 16 किलोमीटर के फासले पे वाक़या था। ये पावर प्लांट 200 सोवियत पावर प्लांट्स में से जो से उन्होंने बनाए थे उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस था। इसमें RBM के 1000 डिजाइन के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। फर्स्ट 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन 1977 में शुरू हुआ, जबकि थर्ड वाले का 1981 में और फोर्थ वाले का 1983 में। पावर प्लांट्स का पर्पस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है। ये रिएक्टर्स इतने पावरफुल थे कि RBM के 1000 मॉडल में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट्स तक की बिजली जो थी वो प्रोड्यूस कर सकता था और ये 4 रिएक्टर्स मिलकर यूक्रेन कंट्री की 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। ये डिजास्टर एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट के दौरान रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था। इस हादसे को समझने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑपरेशन को समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम किस तरह करता है। बिजली जनरेट करने के लिए एक व्हील या टरबाइन को घुमाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रो पावर प्लांट में पानी एक टरबाइन पे गिरकर इसको घुमाता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करके जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पैदा करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। यही सेम प्रोसीजर विंड टरबाइंस में भी इस्तेमाल होता है, जहां हवा के जरिए
टरबाइंस के घूमने से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और इसी काइनेटिक एनर्जी से जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा करते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं इसको। इसी तरह थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यानी कोल, डीजल, ऑयल को जलाने से पानी को गर्म किया जाता है, जिससे भाप या स्टीम पैदा होती है और यही स्टीम जाके उन व्हील्स को घुमाती है, उस व्हील्स को घुमाकर काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसी प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पानी को हीट अप करके स्टीम पैदा की जाती है और इससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से पैदा होने वाली ओवर हीटिंग में पानी कूलेंट के तौर पे भी काम करता है। इसी वजह से पानी की सप्लाई न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कांस्टेंट यानी लगातार होनी चाहिए। चेरनोबिल पावर प्लांट में पानी एक करीबी झील या रिजर्वायर और कुछ नदियाँ नाले थे वहाँ से आता था और इस पानी को कांस्टेंट रखने के लिए वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन तब क्या हो जब पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए, इस मकसद के लिए कुछ डीजल जनरेटर्स को बैकअप के तौर पर रखा गया था। लेकिन इन जनरेटर्स को चलाने में यानी अगर पावर कट हो जाए तो 1 से 2 मिनट का टाइम लगता था। इन 1 से 2 मिनट के लिए कोई और पावर सोर्स होना चाहिए था। पावर प्लांट बनाने वालों के मुताबिक पावर कट हो जाने के बाद कुछ स्टीम जो रिएक्टर के अंदर मौजूद होगी वो काफ़ी होगी इन वाटर पंप्स को चलाने के लिए। 26 अप्रैल 1986 की रात को इसी चीज़ पे टेस्ट किया जा रहा था। 1986 की रात को इसी चीज़ के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था कि वो क्या वाकई वो स्टीम जो थी अंदर बच जाती वो इतनी काफ़ी होगी कि वो 1 से 2 मिनट के लिए इन पावर मोटर्स को चला सके, इन वाटर मोटर्स को चला सके और पानी की सप्लाई को कांस्टेंट रख सके। ये टेस्ट पहले भी किया गया था, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर ये टेस्ट कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। वर्कर्स को बहुत उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन तो ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये टेस्ट पहले 25 अप्रैल 1986 की रात को रखा गया था, यानी इससे डिज़ास्टर से एक दिन पहले, और करने की कोशिश भी की गई थी लेकिन ये हो नहीं पाया था और इसको री शेड्यूल कर दिया गया था 26 पे। जो वर्कर्स उस रात को काम करते रहे थे उनकी नींद भी नहीं पूरी हो पाई थी। 25 अप्रैल की रात 11:10 PM पे रात के वर्कर्स टेस्ट की प्रिपरेशन दोबारा से शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सा कोर होता है वो इसका मेन हिस्सा होता है और ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, फ्यूल रॉड, कंट्रोल रॉड और मॉडरेटर। फ्यूल रॉड बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो पाता है। इसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड को यूरेनियम 235 आइसोटोप के साथ एनरिच किया जाता है यानी मिलाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है और हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। साथ ही कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स बेसिकली एलिमेंट्स का एक वेरिएंट होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक जैसे होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट हो गया और इसके 3 आइसोटोप्स यानी यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234 होते हैं। लेकिन वो बहुत कम आइसोटोप्स यानी रेयर आइसोटोप्स होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं। यूरेनियम 235 भी ऐसा ही एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकता है, जिसके नतीजे में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। यूरेनियम 235 आइसोटोप बजाते खुद अनस्टेबल होता है, जो खुद ब खुद टूटता है या किसी न्यूट्रॉन के आके टकराने से इसके एटम के साथ वो टूट जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। इन दोनों केसेस में इसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में एक एटम 2 में स्प्लिट हो जाता है यानी तकसीम हो जाता है और साथ में 2 से 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनते हैं इसके, और साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी भी रिलीज होती है जो थर्मल एनर्जी के तौर पे काम करती है और पानी को हीट अप करती है। वो जो 2-3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बने थे वो जाके दूसरे एटम्स से टकराते हैं और ये टूटने और टकराने का अमल जारी रहता है, जिसके नतीजे में एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है।
इस मॉडल के रिएक्टर्स में कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड की इस्तेमाल की गई थी। बोरॉन कार्बाइड ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बन रहे थे वो इस बोरॉन कार्बाइड में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसकी रॉड्स में, और बाकी वो एटम से टकरा नहीं पाते, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है या मुकम्मल तौर पे रुक जाता। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल रॉड्स के साथ साथ कंट्रोल रॉड्स को भी इंसर्ट किया जाता है पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। यानी इतने जितना ज़्यादा रिएक्शन चाहिए उतना ज़्यादा इन रॉड्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जितना कम रिएक्शन चाहिए उतना ज़्यादा इन रॉड्स को अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद थर्ड पे आता है मॉडरेटर, जो कि इस केस में ग्रेफाइट के ब्लॉक्स को यूज़ किया गया था। और रिएक्शन, और ये जो सा ग्रेफाइट होता है ये रिएक्शन को स्पीड अप करने का भी काम करता है। ग्रेफाइट एक्चुअली में न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को स्पीड अप कर देता है, जिससे चांस बढ़ जाता है कि न्यूट्रॉन्स जाकर यूरेनियम एटम्स से टकराएंगे और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर पावर प्लांट्स में वाटर को ही, पानी को ही मॉडरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कूलेंट के तौर पे भी, जबकि आरबीएम के 1000 जो चेरनोबिल में इस्तेमाल किया जाता था उसके अंदर ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको सिंपली तौर पे समझने के लिए आप गाड़ी को यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स जो रिएक्शन कर रही हैं वो समझ सकते हैं। मॉडरेटर यहाँ पे गैस पेडल या एक्सीलेटर का काम करता है, यानी इसे दबाने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, और कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे ब्रेक का काम करती हैं, यानी कंट्रोल रॉड्स से रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। अभी हम वापस 26 अप्रैल 1986 की रात पे आते हैं, जहाँ वर्कर्स टेस्टिंग कर रहे थे। उस टाइम पावर प्लांट से 1600 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। वर्कर्स को बोला गया कि इसे कम करके 700 मेगावाट्स तक लाया जाए, ले आएं, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट किए जाते हैं तो ये पावर 700 मेगावाट्स के बजाय कम होकर 30 मेगावाट्स तक रह जाती है, जो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत कम थी। वर्कर्स को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। असल में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में एक बाय प्रोडक्ट हासिल होता है हमें, जीनोन 135। आमतौर पर जब ये जीनोन प्रोड्यूस होता है तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम तक, लेकिन इस केस में न्यूक्लियर कोर में इसकी मिकदार बढ़ती गई। जब जीनोन इस तरह रिएक्टर कोर में ख़त्म होने के बजाय बढ़ता जाता है तो इसे जीनोन पॉइजनिंग कहते हैं। ये बोरॉन की तरह न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रिएक्शन और स्लो हो गया। यानी इस केस में ब्रेक बहुत ज़्यादा लग रही थी, जिस वजह से पावर आउटपुट ज़रूरत से भी ज़्यादा कम हो गया। यह देखकर उस वक्त के शिफ्ट सुपरवाइज़र एंटोली ने कंट्रोल रॉड्स को थोड़ा बाहर निकालने का ऑर्डर दिया ताकि रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप किया जा सके। ये करने से आउटपुट 200 मेगावाट्स तक बढ़ गई, लेकिन ये टेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्हें 700 मेगावाट्स तक की पावर चाहिए थी। ये देखते हुए एंटोली ने स्पीड अप करने के लिए रॉड्स को और बाहर निकालने का बोला। उस रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स थी, जिनमें से सिर्फ 8 बाकी अंदर रह गई थी, जो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ था। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कम 15 कंट्रोल रॉड्स लाजमी रिएक्टर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स छोड़े। इसी रीज़न की वजह से पावर इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि 1:19 AM पे 26 तारीख के इतनी स्पीड से कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाली गई थी कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया और जो पानी रिएक्टर में मौजूद था वो फ़ौरन भाप बन गया। शायद आपको याद होगा कि पानी यहाँ कूलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन रिएक्शन के इतना तेज़ होने की वजह से पानी स्टीम में कन्वर्ट होकर रिएक्शन को और ज़्यादा स्पीड अप कर रहा था और कूलेंट के तौर पे इस काम नहीं कर पा रहा था। इसे पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं। आजकल के रिएक्टर्स में पानी को मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पानी की मिकदार अगर कम भी होती है तो उससे कूलेंट भी कम हो जाएगा। कूलेंट के कम होने से मॉडरेटर भी कम हो जाएगा और वो पॉजिटिव लूप फीडबैक लूप जो सा है वो नहीं बन सकेगा, यानी एक्सीलेटर से ऑटोमेटिकली पाउंड जाएगा। लेकिन इन आरबीएम के रिएक्टर्स में मॉडरेटर का काम ग्रेफाइट कर रहा था
और पानी बड़ी तेजी से भाप बन रहा था। अभी तक जो जीनोन मौजूद था इस रिएक्टर के अंदर, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा था, वो इस रिएक्शन के नतीजे में और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के नतीजे में, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, हीट अप होने की वजह से वो जल गया। यानी जीनोन भी ना बचा उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये वो पॉइंट था जब रिएक्शन इंतहाई एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि रिएक्शन को स्लो करने के लिए ना जीनोन मौजूद था और ना ही कंट्रोल रॉड्स। पानी बहुत तेज़ी से स्टीम बनता जा रहा था। प्रेशर के बढ़ने से इस कंटेनमेंट का जो सा वो स्ट्रक्चर की लिड्स थी, यानी ढक्कन थे, वो बड़ी शिद्दत से हिलने लग गए। तो इनसाइडर्स, अभी तक हमने पावर प्लांट के स्ट्रक्चर और उन वजूहात के बारे में समझा जो इस हादसे का सबब बने। बाकी इसके अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और बात की जाएगी कि वो क्या नताइज निकले, क्या इसके असरात क्या देखने को मिले। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नाफिज़।